हमारी टेस्ट सीरीज उत्तराखंड में जो विभिन्न परीक्षाओं को लेकर के बनाई जा रही है, खासकर हमने टारगेट किया है समीक्षा अधिकारी, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन बना रखे हैं। जीएस है, बाकी आपका कोई भी एग्जाम हो आपके सभी जगह काम आएगा। इसमें कंप्यूटर विज्ञान, जो सामान्य विज्ञान है, उसके अलावा इतिहास है, भूगोल है, और आपका पॉलिटिकल साइंस है, रीजनिंग है, सारी चीजें सम्मिलित करी हैं। आप इसका पीडीएफ मैं आपको बता देता हूं, संजय देव क्लासेस, संजय देव क्लासेस करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां से प्राप्त कर लें। वैसे मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा आज, आपका जो हमारा वीडियो है उसके ही नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी डाल दूंगा, वहां से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां से पीडीएफ प्राप्त करने के बाद पहले खुद सॉल्व कर लें, उसके बाद सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितने नंबर आ रहे हैं। अगर कम भी आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे आप मेहनत करिए, सुधर जाएंगे। जिनका 20 के आसपास आ रहा है, बहुत अच्छा स्कोर है, और वो लगातार अपना एफर्ट जारी रखें, क्योंकि हम उत्तराखंड और ये दोनों ले रहे हैं जो आपका 80% कवर करता है पूरे आपके जो प्रश्न पत्र हैं। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आ पा रहे हैं, क्या आपकी तैयारी है। अगर दोनों में आप 20 ला रहे हैं तो आप ये सोचिएगा कि आप बिल्कुल दावेदार हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है, और आपका दिन सही रहा, बहुत कुछ खराब नहीं हुआ, तो नहीं तो आपका होना है, क्योंकि जिस तरीके के लेवल के हम क्वेश्चन बनाते हैं वो लेवल के क्वेश्चन तभी सॉल्व हो सकते हैं जब बढ़िया तैयारी हो। कहने का मतलब है अपना जो रूट सिलेबस है वो पूरा हुआ हो, उसी हिसाब से तैयारी है। तो समीक्षा अधिकारी वाले एक भी पेपर मिस ना करें, और हर पेपर के बाद अपना कम से कम नंबर लिखें, तो हमें ये भी पता चलता रहेगा कि कंपटीशन कितना सही हो रहा है, कितने नंबर ला पा रहे हैं। सारे बच्चों के बीच का एक एवरेज कंपटीशन भी हमें पता चल पाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक एल्गोरिदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? एल्गोरिदम, कौन सा एल्गोरिदम? एल्गोरिदम कंप्यूटर में एक ऐसी विधि है जो आपके गणितीय संक्रियाओं द्वारा समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करती है। जैसे हम देखते हैं ना कि एल्गोरिदम, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एल्गोरिदम होती है वो आपका जो हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम है उस पर आधारित होती है, जिसमें आपके चीजें ऊपर टॉप की तरफ यानी कि कठिनाई की ओर बढ़ते चली जाती हैं। तो इस एल्गोरिदम में आपने देखा होगा, जैसे यूट्यूब भी है, यूट्यूब पर आप क्या कोई वीडियो सर्च करते हैं किसी का, तो उसका एल्गोरिदम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अगले दिन से उसका वीडियो खुद ब खुद आपके सामने लाना शुरू कर देता है। उस पर कोई आदमी बैठ करके चेक नहीं कर रहा होता है। अरबों वीडियो पढ़ते हैं हर दिन, ऐसा थोड़ी है कि उसमें कोई आपके वीडियो को देख करके क्या वहां पर चीजें फिक्स कर रहा है कि ये वीडियो आपके इसके उस पर डालना है, इस यूजर के उसमें डालना है। अरबों यूजर हैं, अरबों डाउनलोड होती हैं चीजें। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि वहां जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपने एल्गोरिदम के द्वारा चीजों को सिलेक्ट करके आप तक पहुंचा देती है कि आप किस तरीके की चीजें। आप मान लो गाने सुनने के शौकीन है और यूट्यूब पर गाने देखते या सुनते हैं, तो बार बार क्या होगा, आप जैसे ही खोलोगे यूट्यूब तो आपके सामने वही सारी चीजें ज्यादा आएंगी। आप पढ़ने वाले हो तो पढ़ाई के जो आपके चैनल हैं वो ज्यादा आएंगे। तो इस तरीके से आपके एल्गोरिदम काम करती है आपके किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो इसमें हिल क्लाइंबिंग एल्गोरिदम आपके प्रयोग में लाई जाती। कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम के लिए आवश्यक घटक नहीं है? वीडियो कॉन्फ्रेंस मतलब वीसी बोलते हैं जिसे। आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस में आपके दो लोग दूरस्थ माध्यम में दूरस्थ आपके स्थानों पर बैठ करके इंटरनेट के माध्यम से आपस में लाइव बात कर पाते हैं, आपके एक दूसरे को सुन पाते हैं, एक दूसरे को देख पाते हैं। तो सुनने के लिए जरूरी है माइक्रोफोन, और देखने के लिए जरूरी है आपका डिस्प्ले, और दिखाने के लिए जरूरी है कैमरा। तो इसमें तीन चीजों का होना बहुत जरूरी है। वीडियो कैमरा जो चीज को दिखाएगा, डिस्प्ले जिसमें आप चीज को देखोगे, कैमरा जो दिखा रहा है डिस्प्ले में वो प्रदर्शित होगा, और माइक्रोफोन जो आप बोल रहे हो उसके माध्यम से दूसरे तक आवाज जाएगी। चौथी चीज भी होनी चाहिए इसमें, स्पीकर। लेकिन हम चौथी चीज हम इसमें से नहीं वाली करनी है, तो हमने टेलीफोन रखा है इसके विकल्प में, तो टेलीफोन इसमें नहीं होगा। इंटरनेट की आपको जरूरत पड़ेगी, टेलीफोन की नहीं। ठीक है, तो ये आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है। कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर में जो मॉनिटर होता है उसमें डाटा प्रति इंच से
डाटा प्रति इंच, डॉट पर इंच, जिसे हम डीपीआई बोलते हैं, उससे इससे क्या होता है कि हमें उसकी जो क्वालिटी होती है उसका पता चलता है। और दूसरा रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन भी कि हम किसी चीज को कितना सूक्ष्मता से देख सकते हैं, कितना उसे हम जूम कर सकते हैं, वो उसका रिजोल्यूशन बनाता है। डॉट पर इंच जितना ज्यादा होगा रिजोल्यूशन उतना ही अधिक होगा। रिफ्रेश रेट मतलब चीजें जो बदलती हैं, उसमें जो आपका एक फोटो की जगह दूसरा फोटो आता है तो उसमें आपके उसकी कितनी तीव्रता से वो चीजों को कर पाता है। तो ये तीन की तीन चीजें बहुत आवश्यक हैं किसी भी मॉनिटर को खरीद के समय। तो उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर होगा। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई परास रेंज कितनी होनी चाहिए? सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए? क्योंकि सुपर कंप्यूटर बड़ी आपकी संक्रियाओं को एक साथ सॉल्व कर सकता है। क्योंकि जैसे हमारा जो कंप्यूटर होता है उसमें जो प्रोसेसर होता है वो एक ही प्रोसेसर होता है। तो मान लो हमने 100 चीजें इसको सॉल्व करने के लिए दी तो एक एक करके ये 100 चीजों को सॉल्व करके देगा। जबकि सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, ये प्रोसेसर कई छोटे छोटे माइक्रो प्रोसेसरों में बटे होते हैं। मान लो 100 प्रोसेसर है और हमने ये चीज डाली, 100 चीजें दी, तो उसने 100 को अलग अलग उसमें बांट दिया, तो उससे क्या हो गई, इसकी स्पीड 100 गुना ज्यादा हो गई। वो मान लो एक का प्रति सेकंड का एक चीज को सॉल्व करने में 1 सेकंड लगा रहा था, तो ये क्या करेगा, उस यानी कि 100 सेकंड लगेंगे उसको 100 चीजें सॉल्व करने में। साधारण कंप्यूटर को, सुपर कंप्यूटर 100 को 100 में बांट लेगा तो 1 सेकंड में सारी चीजें प्रोसेस होकर के आपके सामने आ जाएंगी। तो इस तरीके से सुपर कंप्यूटर आपके ज्यादा आपका उसे स्पीड चाहिए होता है, ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है प्रोसेसिंग के लिए, तो हर चीज उसकी एडवांस होती है। तो उसमें आपका जो शब्द परास होती है वो 64 बिट तक की होती है। अगला क्वेश्चन है, मरकरी को निम्नलिखित में से किस धातु के पात्र में रखा जाता है? मरकरी, मरकरी को आपका मरकरी आपके उसके साथ अलगमन ना करे, चीजें खराब ना हो, तो उसके लिए मरकरी को हमेशा आयरन यानी कि लोहे के पात्र में रखा जाता है। मरकरी को लोहे के पात्र में रखा जाता है। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर ये आपके खजुराहो मंदिरों में जो आपका एक तो चतुर्भुज मंदिर है विष्णु का, जो सबसे फेमस मंदिर है और बड़ा भी है, और दूसरा जो सबसे फेमस मंदिर है खजुराहो का वो कंदरिया महादेव मंदिर है। अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर खजुराहो होगा। अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस। वैसे तो हरे पौधे अपने जो उसके एंजाइम हार्मोन होते हैं उनसे खुद ही आपके पक जाते हैं, परंतु आम है, केला है, इस तरीके के आपके जो फल हैं ये हम हरे ही तोड़ लेते हैं, फिर इनको हम कुछ दिन तक पेटी में बंद कर देते हैं। तो इसमें जो गैस प्रयोग में लाई जाती है, आम को तो कार्बेट भी प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन गैस प्रयोग में लाई जाती है एसिटिलीन। लेकिन कार्बेट को अब क्या बोल दिया है कि उसका प्रयोग बहुत ही घातक है और एक कैंसर कारक है वो, इसलिए उसको बैन किया गया है, तो उसकी बिक्री बंद हो गई है। एसिटिलीन एक ऐसा आपका क्या है, आपका कृत्रिम रूप रसायन है जिससे कृत्रिम रूप से यानी कि प्राकृतिक तरीकों के अलावा कृत्रिम तरीके से फल को तोड़ करके हरे फल को पकाया जा सकता है। अगला, ऐसे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त कर सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने में काम में लाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों से यानी कि जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो सूक्ष्म जीवन है, बैक्टीरिया है, कवक है, आपका वायरस है, उन्हीं से चीजें प्राप्त की जाती हैं और इन्हीं के विरुद्ध लड़ने में काम में लाई जाती हैं। उनको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं, प्रतिजैविकी। प्रतिजन तो एंटीजन है, प्रतिरक्षी का मतलब क्या है, एंटीबॉडी, इसे हमारा शरीर खुद ही बनाता है। प्रति आपका क्या है, प्रतिरोधी का मतलब जो चीजों को प्रतिरोध, जो जिसका विरोध करे। तो हमारे पास जो आपके जीवों से प्राप्त, जीवों को ही ठीक करने के लिए जो चीजें बनाई जाती हैं, जिन दवाइयों को आपने देखा होगा ना, कि जैसे आदमी को मान लो वायरल फीवर है, वायरल फीवर का साधारण कारण क्या, राइनो वायरस माना जाता है। तो वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर गया है, जिससे आपके शरीर की जो आपके अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो हमारे लिम्फोसाइट है, वो उनसे लड़ने में जो हमारा इंटरफेरोन नामक आपका हार्मोन स्रावित करते हैं वो पर्याप्त नहीं हो पा रहा है और हमारा शरीर संक्रमित हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारे
लिए जो दवाई लिखता है वो एंटीबायोटिक होता है। तो एंटीबायोटिक आपका उसी या उसी प्रकार के जीव से प्राप्त किया गया तत्व होता है जो आपके उसी को खत्म करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जियो और जीने दो का नारा किसने दिया था? मतलब अपना भी जीवन जियो, दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप मत करो। वो किसी भी तरह का जीवन हो सकता है, जीवों के प्रति आपका जो भाव होना चाहिए वो स्वतंत्रता का भाव होना चाहिए। आपका जीवन जिस तरीके से है दूसरे का जीवन भी उसी तरह महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या दूसरे के जीवन को सीढ़ी नहीं बनाना चाहिए अपने जीवन के लिए। तो कुल मिलाकर के जियो और जीने दो एक तरीके से अपनी और दूसरे की स्वतंत्रता दोनों को क्या, दोनों की बात करता है। यह नारा दिया था जैन धर्म में महावीर स्वामी द्वारा। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? शिवाजी, जो आपके शिवाजी हैं, जब पुरंदर की संधि हुई थी आपके शिवाजी के साथ जो जयसिंह ने करी थी, आपके जब आपका औरंगजेब के दक्षिण के जो सूबेदार हैं आपके शिवाजी को नहीं हरा पाए, तो उसके बाद शिवाजी के विरुद्ध लास्ट में औरंगजेब ने जयसिंह को भेजा और जयसिंह ने अपने कूटनीतिक तरीके से शिवाजी पर नियंत्रण पा लिया। तो पुरंदर की संधि के बाद शिवाजी के जो पुत्र थे उनको आपके मुगल दरबार में 5000 का मनसब प्रदान किया गया और शिवाजी को औरंगजेब ने दरबार में उपस्थित होने का आमंत्रण भेजा, लेकिन उचित सम्मान न मिलने के कारण शिवाजी वहां से चले गए और उन्हें कैद कर लिया गया, जिसे हम बोलते हैं कि आगरा का जो किला है उसके जयपुर भवन में रखा गया था शिवाजी को कैद करके। उसके बाद फिर दोबारा से शिवाजी और उनके बीच बातचीत हुई औरंगजेब के बीच, तो फिर औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दे दी, यानी कि उनके द्वारा जो दक्षिण में मुगलों के अलावा जीते हुए किले थे उनका राजा स्वीकार कर लिया, राजा की उपाधि मिल गई। तो ये औरंगजेब ने दी थी शिवाजी को राजा की उपाधि। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन किसने बनाया था? अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन किसने बनाया था? देखो, भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का जो आरंभ माना जाता है वो महाराष्ट्र के चित्पावन ब्राह्मणों से माना जाता है। कहा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक ने इसको सबसे पहले इस ओर ध्यान आकर्षित किया। उनके द्वारा ही पहले गणेश चतुर्थी फिर शिवाजी महोत्सव मनाया जाना शुरू करा, ताकि वो मराठी जनता को अपने जो गौरवान्वित उनका जो अतीत है उससे उनको प्रेरित कर सके। इसके लिए उन्होंने शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू करा और मराठों को एक लड़ाका और अपने जो आत्मसम्मान है उसकी रक्षा करने वाली एक जाति बताया। तो उसके बाद से उन्होंने फिर गीता के कुछ श्लोक, जैसे कि आपके धर्म के लिए की गई हत्या का पाप नहीं लगता, इस तरीके से लिखना शुरू करा केसरी और मराठा में। तो उसी से प्रेरित होकर के जो आपके चापेकर बंधु हैं उन्होंने रैंड और आयट्स जो आपके प्लेग कमिश्नर थे पुणे की, उनकी हत्या कर दी थी 1897 में। यह पहली क्रांतिकारी राजनीतिक हत्या थी भारत की। उसके बाद महाराष्ट्र में आपके जो क्रांतिकारी आतंकवाद है उसकी शुरुआत हो गई। आपके 1899 में महाराष्ट्र में एक मित्र मेला नामक संगठन बना था और 1904 में इसी मित्र मेला संगठन को बीडी सावरकर ने अभिनव भारत समाज नाम दे दिया और इसने कई क्रांतिकारी घटनाओं को अंजाम दिया। खासकर जो नासिक कांड था जिसमें जैक्सन की हत्या कर दी गई थी, नासिक के जो कमिश्नर थे, जिला अधिकारी थे उनकी, तो उसके बाद आपके ये लोग यहाँ पकड़े गए। बहुत सारे लोग इसमें से जाकर के जो इंडिया हाउस था लंदन में, श्यामा वर्मा का, तो उसमें आपका ये लोग चले गए। श्यामजी कृष्ण वर्मा का जो आपका लंदन में इंडिया हाउस बनाया था उसमें ये लोग चले गए थे, वीडी सावरकर वगैरह। तो बाद में फिर जब इन पर केस दर्ज करने की बात आई तो फिर इन्हें वापस भी बुलाया गया। तो वीडी सावरकर, अभिनव भारत समाज, ये मतलब जो हमारा 20वीं शताब्दी है उसके आरंभ में पहले दशक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस संगठन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्रांतिकारी लड़ाई लड़ने में। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 4 घटनाएं दी हैं, कौन सी सुमेलित नहीं है? कह रहा है दांडी मार्च 12 मार्च 1930, बिल्कुल सही है, इसी दिन शुरू हुआ था। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930, 26 जनवरी 1930 है ये भी।
पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी 1930 ही है, क्योंकि 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और पहला जो हमने पूर्ण स्वराज यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया था वो 26 जनवरी 1930 को बनाया था, तो ये भी सही है। असहयोग आंदोलन की वापसी 12 फरवरी 1922, चौरा चोरी जो घटना हुई थी उसके बाद आपका निर्णय लिया था महात्मा गांधी ने, ये भी सही है। अगस्त प्रस्ताव 27 अगस्त 1940, जो आपका लिनलिथ ने क्या करा था, अगस्त प्रस्ताव पेश किया था, वो 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया था, तो ये वाला गलत है, यही आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 22 दिसंबर के दिन सर्वाधिक सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। 22 दिसंबर को कहां होगा सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश? 22 दिसंबर के दिन जो सूर्य होता है वो लंबवत होता है, कहां? मकर रेखा में। किसमें? मकर रेखा में। यहां सूर्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा होता है, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी होता है और सबसे गर्म भी होता है। तो सबसे ज्यादा सूर्य प्रकाश आपका 22 दिसंबर को कहां होगा? मकर रेखा में। कहां होगा? मकर रेखा। अगला क्वेश्चन है कौन सा एक मुख्य रूप से ओजोन क्षरण नियंत्रण से संबंधित है? ओजोन क्षरण नियंत्रण से संबंधित है टोरंटो सम्मेलन, रियो सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। वैसे तो ये सभी के सभी आपके पर्यावरण को आपके बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर किए गए संधि और सम्मेलन है, लेकिन इसमें से जो ओजोन क्षरण को रोकने के लिए था विशेषकर वो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, जो 1987 में पूरी दुनिया में जो इसके पक्षकार देश थे उनके लिए खोला गया था और 1989 तक इसमें सभी जो भी आपके इसके साझेदार राष्ट्र थे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर लिए। तो ये लागू हुआ 1989 में। ये प्रोटोकॉल 1987 से शुरू हो गया था लेकिन लागू हुआ पूरी दुनिया में 1989 में। 2019 तक इसमें आपके ओजोन को क्षरण करने वाली जितने भी चीजें हैं उनको धीरे धीरे खत्म करना था चरणबद्ध तरीके से। तो 2019 में इसका 8वां जो चरण था वो था किगाली समझौता, वो इसी से संबंधित है। तो पहले तो इसमें क्या CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटाना था पूरी तरीके से, उसे तो हटा दिया गया था, लेकिन उसके बाद अन्य चीजों से भी उसके लिए नुकसान बताया गया था तो उसको भी खत्म करना था। और यही गति अगर रही इन चीजों को समाप्त करने की दुनिया में तो कहा जा रहा है कि 2050 तक जो ओजोन में छिद्र हो गया है वो पूरी तरीके से भर जाएगा और जो समस्या खड़ी होने की उससे संभावना है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो CFC इसमें मुख्य आपके गैस थी जिसे क्योटो प्रोटोकॉल में टारगेट किया गया था। तो क्योटो प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो तो आपका पूरे जलवायु को लेकर के। भारतीय सेल समूह में से कौन सा एक सर्वाधिक धात्विक है? धात्विक मतलब भारत में कौन सा आपका चट्टान है जिनमें सबसे ज्यादा धातु तत्व मिलता है? वह है आपका धारवाड़ चट्टान। अगर दक्षिण भारत में देखोगे तो ये आपके जो चट्टान है जिसमें ये बिखरा हुआ रूप है, इसमें आपको सबसे ज्यादा धात्विक खनिज मिलेंगे, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो आपका भारत में तांबा हो, चाहे टिन हो या फिर एल्यूमिनियम हो, जितने प्रकार की भी बॉक्साइट, तो जितने प्रकार की भी धातुएं हैं वो सबसे ज्यादा भारत में पाई जाती हैं धारवाड़ चट्टानों में। तो इसका सही आंसर होगा धारवाड़। ग्रेट चैनल पृथक करता है। ग्रेट चैनल अंडमान और निकोबार के बीच है। अंडमान खत्म होगा, निकोबार शुरू होगा। तो ये आपका ग्रेट जो आपका निकोबार है और कार निकोबार और आपका लिटिल जो अंडमान है उन दोनों के बीच स्थित है। अंडमान खत्म, निकोबार शुरू। अंडमान इससे ऊपर को होगा। तो इन दोनों को बंगाल की खाड़ी में विभाजित करने वाली जो आपकी रेखा है वह है आपका ग्रेट चैनल, उसको कहा जाता है ग्रेट चैनल। अगला क्वेश्चन है अगला चैनल है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और देश की एकता और अखंडता जो आपका शब्द जोड़ा गया था
वो जोड़ा गया था। 3 शब्द जोड़े गए थे, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 में, क्योंकि प्रस्तावना में एक ही संशोधन हुआ है, इसी के द्वारा जो भी जोड़ा गया था इसी के द्वारा जोड़ा गया। अब तक प्रस्तावना में दूसरा कोई संशोधन हुआ नहीं है। तो 3 के 3 शब्द जो नए जुड़े थे, जो मूल संविधान में नहीं थे, मूल प्रस्तावना में नहीं थे, वो यही थे, समाजवादी और आपका धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष या फिर आपका अखंडता। मौलिक अधिकारों पर निषेध के औचित्य पर विषय में निर्णय कौन लेता है? मौलिक अधिकारों को निषेधित करना है, इसका औचित्य है या नहीं है, यानी कि जैसे आपातकाल भी है तो उसके दौरान भी कौन कौन सी चीजें आपके सही तरीके से करी गई हैं, कौन सी नहीं है, समझ गए ना। तो उसके जो आपके नियम कानून है, समझ गए, वो आपके संविधान द्वारा फिक्स हैं, लेकिन उनकी व्याख्या करने का या उनके औचित्य की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो भारत के न्यायालय के पास है, बस केवल न्यायालय के पास, वो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। अनुच्छेद 32 में जो शक्ति आपके सर्वोच्च न्यायालय को है, अनुच्छेद 226 में वही शक्ति उच्च न्यायालय को भी होती है। संसद में राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है या अर्धवैधानिक है? वैधानिक प्रक्रिया, इसका विधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार जो आपके विधि बनाई गई है उसी के तहत। विधि का मतलब, वैधानिक का मतलब कानूनी प्रक्रिया है, न्यायिक नहीं है, इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता, न्यायालय का तो कोई मतलब ही नहीं है, समझ गया ना। ये वैधानिक प्रक्रिया है, क्योंकि जो भी हमारे संसद में चीजें होती हैं उन्हें हम वैधानिक बोलते हैं, यानी कि विधान बनाने की शक्ति है विधायिका को, तो विधायिका इसमें निर्णय लेती है, ना कि न्याय। अर्ध वैधानिक भी नहीं है, पूर्ण वैधानिक है, वैधानिक शब्द का प्रयोग किया जाएगा। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? राज्य विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन राज्यसभा की तरह कितने के लिए होता है? 6 वर्ष के लिए। जहां जहां विधान परिषद है ये आपका कंपलसरी सदन नहीं है। निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी? निम्नलिखित आकृति में वर्गों की संख्या कितनी होगी? तो कितने वर्ग होंगे? वैसे गिन पाना देखो पॉसिबल नहीं है। 4 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौको 16, फिर ये 4 हमने ये वाले गिने 20 हो गए, फिर 4 हमने ये वाले गिने 24 हो गए, फिर एक ये गिना 25 हो गया, फिर उसके बाद हमें नजर नहीं आते हैं। तो कभी भी आपके वर्ग से, वर्ग के अंदर वर्ग की आकृतियां ढूंढनी होती है तो हम कॉलम, ये पंक्ति और रो और कॉलम दोनों, पंक्ति और स्तंभ दोनों को गिन लेते हैं। तो 1 2 3 4 हैं, ये भी कितने हैं? 1 2 3 4। तो इसमें होता क्या है कि हम इसमें जहां तक आपके ये कॉलम है वहां तक क्या कर लेते हैं, उस 1 से लेकर के वहां तक की संख्याओं का वर्ग कर लेते हैं और उन्हें आपस में जोड़ देते हैं। तो वही इसकी सही संख्या होती है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। 16 और 4 20, 29 और 1 30, यानी कि इस आकृति में टोटल 30 वर्ग होंगे। अगला 3 28 4 65 5 26, तो अगला क्या होगा कह रहा है। देखो इसमें आपको संख्या में हिंट वैसे ही मिल जा रही है। इसके करीब इसका क्यूब होता है, इसके करीब इसका क्यूब होता है, इसके करीब इसका क्यूब होता है। 3 3 3 9 3 27 धन 1, 4 चक्को 16 चक्को 64 धन 1, 5 बच्चे 25 पंजे 125 धन 1। अब इसमें क्या 6 6 36 है, 216 धन 1 बराबर 217। इसका आंसर होगा 217। जिस प्रकार मकान संबंधित है किराए से, पूंजी संबंधित होगी। मकान में जिस तरीके से किराया मिलता है, यदि हमने पूंजी रखी है तो उससे हमें बैंक में क्या देगा? ब्याज। निवेश अलग चीज है, निवेश अलग चीज है। पूंजी निवेश की जाती है लेकिन उससे प्रॉफिट के रूप में, जैसे मकान प्रॉफिट के रूप में किराया देता है, पूंजी प्रॉफिट के रूप में हमें क्या देती है? ब्याज देती है। क्या देती है? ब्याज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को कौन सा विकल्प सार्थक क्रम में दर्शाता है? देखो एक प्रक्रिया दी है, इस 5 शब्दों का एक सही क्रम होगा, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या बनेगा बताओ?
सबसे पहले क्या बनेगा, अगर हम बीज को सबसे पहले लेते हैं तो उसके बाद चीजें बदल जाएंगी। तो सबसे पहले हम लेते हैं कली। कली में लगा फूल, एक, फिर दो में इसको ले लेते हैं। फूल में लगा, फूल का हुआ परागण, परागकण में क्या हुआ, परागण। फिर परागण के बाद उसमें क्या बना, फल। फल के बाद क्या बना, उसमें बीज। तो पहले में आना चाहिए 5, दूसरे में आना चाहिए 2, तीसरे में आना चाहिए 4, चौथे में आना चाहिए 1 और पांचवें में आना चाहिए 3। 5 2 4 1 3, 5 2 4 1 3, यानी कि इसका डी सही आंसर है, ये सही क्रम होगा। सबसे पहले देखो कली, कली बनेगी, फिर फूल, फूल में होगा परागण, परागण के बाद वो क्या बन जाएगा, फल, और फल के अंदर क्या बनेगा, बीज, यानी कि फल अपने आप में भी बीज ही होता है। तो इसमें ये क्रम सार्थक है। अगला क्वेश्चन है, 30 परिणामों का औसत 20 है तथा अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है, तो बताइए सभी परिणामों का औसत क्या होगा। 30 परिणाम, पहले वाले कितने थे, 30 परिणाम, तो इन परिणामों का औसत 20 है, तो कुल परिणाम कितने हैं, 30 गुणा 20 बराबर 3 दूना 600। अगले 20 परिणाम, 20 परिणाम का औसत कितना है, 30 है, तो इनका भी क्या हुआ, 600। तो टोटल कितने परिणाम हुए, ये 50। 50 परिणामों का टोटल आपका हुआ 1200। 50 परिणामों का कितना हुआ, 1200। तो सभी परिणामों का औसत क्या है कह रहा है, तो 50 परिणामों का कुल जो आपका परिणाम है, जो कुल आपकी चीजें हैं वो निकल के आई हैं 1200। तो अगर हम 1200 में 50 का भाग देंगे तो इसका एवरेज आ जाएगी, तो कितना होगा, 5 दूना 10, 5 चौको 20, तो ये आएगा आपका 24। इसका सही आंसर होगा, यानी कि टोटल 50 परिणामों का जो औसत होगा वो होगा आपका 24। तो ये टोटल आपके 25 क्वेश्चन है, सभी तरीके से चीजें सम्मिलित करने का प्रयास किया है। आप लोग बहुत अच्छे से इसको करिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये प्रश्न पत्र कैसा लगा, और अपने नंबर शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद।